हाय एवरीवन, अगर आप ग्रो कम्युनिटी के पार्ट है तो आई एम श्योर आपको अभी तक इतना तो ज़रूर पता है कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ जनरेट करनी है तो उसके लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कंपनियों पे रिसर्च और एनालिसिस करनी पड़ती है। ये रिसर्च और एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करें और उससे ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। सो हाय एवरीवन, आई एम अनुष्का हियर एंड वेलकम बैक टू ग्रोज यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम समझेंगे कि कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें मिलेंगे कहाँ से? कंपनी पीरियोडिकली अपने फाइनेंशियल्स को रिलीज करती है और हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है जिसमें पिछले साल के सारे फाइनेंशियल्स के डिटेल हमें बताती है वहाँ पे, और उसके पीछे डिटेल नोट्स और रीजनिंग भी देती है। बट एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो ये एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए ग्रो की वेबसाइट पे हमने आपको फाइनेंशियल्स की समरी दे रखी है जिससे आप अपनी एनालिसिस की जर्नी बिगिन कर सकते हैं। तो आपको ग्रो की वेबसाइट पे जाके अपना जो स्टॉक है उसे ढूंढना होगा, उसे सर्च करना होगा। मैंने यहाँ पे पीएनजी का एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने रैंडम स्टॉक लिया है, ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है इधर। फिर अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फाइनेंशियल्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको सी डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एज वेल एज कैश फ्लो के डिटेल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको क्वार्टरली और ईयरली डेटा मिलेगा। तो हम यहाँ पे ईयरली डेटा से शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हमें आइडिया देगा कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया है। तो सबसे पहला आता है इनकम स्टेटमेंट। अब ये इनकम स्टेटमेंट है क्या? इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब एक साल में कंपनी ने, क्योंकि हम यहाँ पे ईयरली देख रहे हैं इसीलिए एक साल, अगर क्वार्टरली देख रहे हो तो एक क्वार्टर में, बट वो टाइम पीरियड में कंपनी ने कितना सेल्स किया, कंपनी ने कितने खर्चे किए, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर इन दी एंड प्रॉफिट या लॉस किया वो भी यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज वेल एज अदर रेवेन्यू। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें बताता है कि कंपनी के कोर प्रोडक्ट या सर्विस को बेच के कंपनी ने कितना कमाया है। और फिर अदर रेवेन्यू से आता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एसेट बेच दिया तो ये सारी इनकम तो हुई कंपनी की, बट ये कोर रेवेन्यू नहीं हुआ, इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। तो जनरली हमें ये देखना है यहाँ पे और ये एनालाइज करना है कि उसका ग्रोइंग ट्रेंड क्या है। अब रेवेन्यू का ट्रेंड क्या है? तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है देन दैट्स अ पॉजिटिव साइन, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज होना चाहिए। अगर रेवेन्यू का इंक्रीज अदर रेवेन्यू से हो रहा है तो देखना चाहिए उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है इसीलिए हो रहा है? क्या वन टाइम कोई कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया इसके वजह से गेन हो रहा है? तो वो हमें जाके एनालाइज करना चाहिए। अब सारा जो ये हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यहाँ से ये जो समरी हमें मिली है ग्रो की वेबसाइट पे, यहाँ से हमें ट्रेंड्स एनालाइज करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे अराइज होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अदर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होता तो हम फिर जाके कंपनी की एनुअल रिपोर्ट या फिर न्यूज़ में वो ढूंढेंगे कि एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू के बारे में। फिर आता है एक्सपेंसेस। अब कंपनी के दो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहला है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेकेंड है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये जो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस है उसको बनाने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं होती बट इनडायरेक्टली होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर टेलीफोन का बिल है या फिर अपने अकाउंटेंट की सैलरी है, क्योंकि ये कंपनी के कोर ऑपरेशंस मतलब कोर जो बिजनेस है कंपनी का उससे रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आता है। कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, मार्केटिंग में होता है, वो भी इसी में क्लासिफाइड होता है।
बट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमें ये पता चल जाता है कि जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है उसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उसको मैन्युफैक्चर करने का या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करने का। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि ये जो SG&A है और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का खर्चा कम हो रहा है, पर अगर वो इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज़ मोर और लेस इन द सेम परसेंटेज एज रेवेन्यू इंक्रीज, देन ठीक है, कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस, नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चे है, नॉर्मल जैसे कंपनी ग्रो हो रही है वैसे खर्चे भी ग्रो हो रहे हैं। बट अगर कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ग्रो हो रहा है रेवेन्यू के कंपैरिजन में, तो शायद यहाँ पे ये हो सकता है कि कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं या एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमें जाके देखना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल का इंक्रीज़ है क्या वो वन टाइम है, क्या जो इंक्रीज़ है वो लॉन्ग टर्म सस्टेन होगा कि वापस नीचे आएगा। ऑल्सो ये सारे एक्सपोनेंशियल चेंज या फिर ड्रास्टिक चेंज हो तभी जाके हमें एनालाइज करना चाहिए फर्दर। अगर रीजनेबल रेंज में कोई भी चेंज आ रहा है देन इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वरी। फिर आता है SG&A में, अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, तो शायद कंपनी बहुत एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में पैसे खर्च कर रही है जिसके वजह से रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है बट शायद ये जो खर्चा कर रही है उसके कंपैरिजन में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही रेवेन्यू में, डेविएशन है या इंक्रीज़ है ओवर द ईयर्स, तब जाके आपको ये फर्दर एनालिसिस करनी चाहिए। फिर आता है एबिटा। अब एबिटा का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब एबिटा हमें बताता है कि एक साल में कंपनी ने जितना कमाया है उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस करें तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है। तो ये हमें बताते हैं कि कंपनी के कोर एक साल के ऑपरेशंस या जो भी टाइम पीरियड है उसके ऑपरेशंस के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। अब अगर हम दो कंपनी को कंपेयर करें तो वो दोनों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अलग हो सकता है, वो दोनों कंपनी ने कब अपने एसेट्स बनाए थे उस हिसाब से उनका डेप्रिसिएशन लेवल अलग हो सकता है। इसीलिए एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमें बताता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम कोई दो कंपनी के कोर बिजनेस स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें ये वाला नंबर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है कंपनी का एबिट। एबिट है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को भी सब्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद हमें ये नंबर मिलता है। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताता है हमें कि कंपनी के सारे एक्सपेंडिचर्स निकालने के बाद फाइनली कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, बट दिस इज प्री टैक्स। तो ये हमें बताता है कि कंपनी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। अब मैनेजमेंट के डिसीजंस के हिसाब से ही कंपनी का जो डेट है वो डिसाइड होता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस के हिसाब से ही प्लान्स जो है वो बनाए जाते हैं और उसे ओवर द इयर्स डेप्रिशिएट किया जाता है। इसीलिए कोई भी कंपनी का टोटल फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए हमें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए। इसीलिए अगर कोई कंपनी का बहुत ज़्यादा लोन है तो ये जो एबिट है वो तो आपको ज़्यादा दिखेगा बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कम दिखेगा। इसीलिए सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस वो हमें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से दिख जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट बताता है कि टैक्स भरने के बाद भी हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एबिट है, ये सब में हमें ट्रेंड एनालाइज करने हैं कि क्या कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। और ये ट्रेंड एनालिसिस के पीछे हमें रीज़न देखना चाहिए कि क्या अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बढ़ नहीं रहा पर एबिट बढ़ा जा रहा है। ये इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी लोन बहुत ले रही है इसीलिए उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। इसीलिए ये सारे ट्रेंड्स हमें एनालाइज करने चाहिए और अगर हमें कुछ भी डेविएशन दिखे तो उसके बाद उसके बारे में और पढ़ना चाहिए। और इसके बाद आता है फाइनेंशियल रेशियोज। अब फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बट ये हम कवर करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा।
तो हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। अब इनकम स्टेटमेंट हमें बताता है कि कंपनी ने एक साल में कितना सेल किया, कितना खर्चा किया और कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। पर बैलेंस शीट हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है और कंपनी कितना लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को ओ करती है, यानी कि कंपनी की क्या क्या लाइबिलिटीज है। अब क्योंकि हम यहाँ पे ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड पे कंपनी के ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज थे। अब ये एसेट्स एग्जैक्टली होते क्या? एसेट्स इज बेसिकली समथिंग दैट द कंपनी ओन्स। तो सबसे पहला आता है करंट एसेट और दूसरा आता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स बेसिकली शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। अब इसमें हम कुछ टाइप ऑफ करंट एसेट्स देख सकते हैं। सबसे पहला है कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये जो है कंपनी के बैलेंस शीट पे या कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है ये हमें यहाँ पे दिखेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये कंपनी के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है। तो कंपनी इतना कैश रख क्यों रही है अपने पास? कंपनी ये डिविडेंड की तरह क्यों नहीं दे रही अपने इन्वेस्टर्स को, और उसको कंपनी इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही अपने बिजनेस में ज़्यादा? अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस से एक्सेस कैश जनरेट हो रहा है। बट अगर बहुत ज़्यादा या एक्यूमुलेट हो रहा है तो शायद कंपनी को डिविडेंड दे देना चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जिसको आप जाके और फर्दर एनालाइज कर सकते हो। सेकेंड है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर कोई कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सेल करती है बट उसके अगेंस्ट उसको कैश नहीं मिलता या पेमेंट नहीं मिलती, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर कैटेगराइज होता है वो सेल। अब अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो अलार्मिंग इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी सेल तो कर रही है बट उसके आगे से उसको पैसा नहीं मिल रहा। तो शायद कंपनी ऐसे लोगों को सेल्स कर रही है जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं हो वापस। इससे ये भी पता चलता है कि शायद कंपटीशन और बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी को उधारी पे अपना जो सामान है या सर्विस है वो बेचना या देना पड़ रहा है। इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंगली इंक्रीज नहीं होने चाहिए। और फिर उसके बाद आता है टोटल इन्वेंट्री। अब कंपनी जो भी गुड्स बनाती है उसका थोड़ा पार्ट कंपनी के पास रहता है, तो ये होती है कंपनी की इन्वेंट्री। अब ये भी अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की शायद जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि सेल्स होगी उतनी सेल्स नहीं हो रही और इसीलिए इन्वेंट्री इकट्ठा होती जा रही है। या फिर कंपनी की शायद सेल्स भी अगर डिप हो रही हो और इन्वेंट्री बढ़ रही हो तो इसका मतलब कंपनी की सेल्स कम हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा होगा। मोरलेस अगर टोटल रिसीवेबल और टोटल इन्वेंटरी बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल में कंपनी को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को बाहर से या अपने ऑपरेशन से फंड करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव साइन होता है। इसके बाद आता है अदर करंट एसेट्स। ये आप यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगर कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा हो ये अमाउंट तो आप जाके उसके एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस अदर करंट एसेट। इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले है नेट लोन्स। अब कोई भी कंपनी, अगर हम बैंक्स वगैरह नहीं देख रहे तो कोई भी ये पीएनजी का मेन काम नहीं है लोन्स देना, तो यहाँ पे तो चलो ये अमाउंट है ही नहीं। बट अगर कोई कंपनी में आपको ये नेट लोन्स दिखता है तो इसका मतलब कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए किसी को लोन दे रखा है। अब ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेड फ्लैग हो सकता है। तो हमेशा जाके चेक कीजिए कि ये लोन दिया किसको है और ये क्या अमाउंट का दिया है। क्या कंपनी ने कोई सब्सिडी को दिया है, कोई रिलेटेड पार्टी को दिया है? तो हमेशा जाके चेक कीजिए नेट लोन्स क्या है, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है शायद कि कंपनी अपना जो पैसा है वो साइफन ऑफ कर रही है और कुछ गड़बड़ चल रही हो वो कंपनी में। फिर आता है नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे कंपनी ने जितनी भी प्रॉपर्टी और मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे दिखेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कम होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने जो मशीन जिससे प्रोडक्ट्स बनाती है वो कम हो रहे हैं नहीं। यहाँ पे मेन रीज़न इसका ये है कि कंपनी एक साथ में तो प्लांट बना देती है बट उसका खर्चा एक साल में नहीं दिखा के उसको डेप्रिशिएट करती है कुछ साल में। तो वो हमने इनकम स्टेटमेंट में देखा था कि एबिटा में से डेप्रिसिएशन हटा देते तो हमें एबिट मिलता है, तो वही अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। अब अगर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कंपनी अपने मशीनरी में और इन्वेस्टमेंट कर रही है।
और इसको हम दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कंपनी को लग रहा है कि उसका मार्केट ग्रो हो रहा है, कंपनी की सेल्स फ्यूचर में ग्रो होगी, जो एक पॉजिटिव साइन है। बट अगर कंपनी ये मशीनरी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसके अगेंस्ट सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है, तो शायद कंपनी का ये जो एक्सपेंशन प्लान है वो शायद इतना रीजनेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है गुडविल और इंटेंजिबल्स। अब गुडविल कोई भी कंपनी को अगर अक्वायर करते हो तब गुडविल आ जाता है आपके बैलेंस शीट पे, और इंटेंजिबल जैसे कि कॉपीराइट या ट्रेडमार्क अगर आप वो अक्वायर करते हो या इंटरनली कोई पेटेंट डेवलप करते हो तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इंटेंजिबल से। अब गुडविल और इंटेंजिबल्स भी आपको देखना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट्स ऑफ दोज कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली इन दीज टू सेगमेंट्स, उसका और एनालिसिस करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी को क्या, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है, क्या जो सेल्स है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसी रेशियो में आ रहा है कि नहीं, ये सब हमें एनालाइज करना चाहिए। फिर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब कंपनी के पास अगर एक्सेस कैश हो तो कंपनी थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकती है, पर जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल है। उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब ये अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स तो पीएनजी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो अब जाके हम उसके एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये फिगर इतना ज़्यादा क्यों है। फिर प्रॉक्टर एंड कैम्बल की वेबसाइट पे जाके मेरे को एनुअल रिपोर्ट्स दिख जाएंगे। अब क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है एग्जैक्टली वो जानना है, तो मैं 2021 का ही एनुअल रिपोर्ट देखूंगी। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली देखूंगी मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है। नॉन करंट एसेट्स ही लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने देख लिया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, पर ये जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये नॉन करंट टैक्स एसेट्स है। तो अब यहाँ पे मैं जाके थोड़ा सा और एनालाइज करूँगी कि ये दोनों एग्जैक्टली क्यों है। अब ये जो नॉन करंट टैक्स एसेट है और डेफर्ड टैक्स एसेट जो है, ये इसीलिए अराइज होते हैं क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं और टैक्स पर्पसेस के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उन दोनों का मेथडोलॉजी और उसके जो रूल्स है वो अलग होता है। तो मोर और लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिजॉल्व हो ही जाता है, बट क्योंकि ये कंपनी का बहुत ज़्यादा अमाउंट है नॉन करंट टैक्स एसेट्स एज वेल एज अदर नॉन करंट एसेट्स, तो मेरे को इस पर और एनालिसिस करनी पड़ेगी। न्यूज़ में जाके मैं देखूंगी, कंपनी के कॉन कॉल्स में जाके मैं देखूंगी कि एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है। और ये जो अदर नॉन करंट एसेट्स है उसका हमें नोट 8 में डिटेल्स दे रखी है इधर। तो ये जो 8 नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें मुझे डिटेल मिल गई है कि एग्जैक्टली वो क्या नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स थे। तो अब इसका जाके मैं फर्दर एनालिसिस करूंगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब हम चेक करते हैं लायबिलिटी सेक्शन को। लायबिलिटी यानी कि कंपनी अब कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसे ओ करती है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होता है जो 1 साल के अंदर अंदर कंपनी को चुकाना होता है। इसमें सबसे पहला है अकाउंट पेएबल। अब कंपनी के बिजनेस के लिए अगर कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदने हो तो कंपनी रॉ मटेरियल तो ले लेती है, बट उसके अगेंस्ट अगर तुरंत पैसे नहीं देती है तो वो अकाउंट्स पेएबल में आ जाता है, यानी कि कंपनी को वो पैसे चुकाने हैं। अब ये जो अकाउंट्स पेएबल है एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो हमें जाके एनालाइज करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि शायद कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर आ गया है, इसीलिए वो अपने वेंडर्स को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें पैसे अभी इमीडिएटली नहीं देंगे और 30 दिन बाद देंगे। इससे कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। पर अगर कंपनी का ये अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के पास कैश ही नहीं देने को, कंपनी के सेल्स कम हो रहे हैं या कंपनी को अपने कस्टमर से पैसे नहीं आ रहे टाइम पे, देन दिस इज डेफिनेटली अ नेगेटिव साइन। ये आप जान सकते हो या तो कंपनी के कॉन कॉल्स में कंपनी ने एक्सप्लेन किया होगा ये रीज़न, या फिर वो जो ये पीएनजी जो इंडस्ट्री है इसमें जो लोग काम करते हैं उनसे भी बात करके ये पता लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। फिर आता है टोटल डिपॉजिट्स और टोटल अदर करंट लायबिलिटीज। अब ये जाके हमें एनुअल रिपोर्ट में देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये अमाउंट थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है बट फिर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो रहा है, तो
शायद इतना बड़ा अलार्मिंग यहाँ पे ये रेड फ्लैग नहीं है, बट फिर भी हमें जाके ये कंफर्म कर देना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली अदर करंट लायबिलिटी। और इसी के साथ साथ अगर टोटल डिपॉजिट या टोटल अदर करंट लायबिलिटी में हमें ये मिलता है कि कस्टमर्स एक्चुअली कंपनी को पैसे पहले से दे रहे हैं टू मैन्युफैक्चर द गुड फॉर देम और टू प्रोवाइड सर्विस टू देम, देन इससे ज़्यादा पॉजिटिव नोट और कुछ नहीं हो सकता। कस्टमर्स पहले पैसे दे रहे हैं और बाद में कंपनी को गुड या सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे अगर कोई भी बाइक लॉन्च हुई हो, वो बाइक की बहुत लंबी वेट लिस्ट हो और पहले से ही लोग प्री बुक कर रहे हैं, देन दैट इज़ एक्चुअली रिकॉर्डेड हियर एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी। फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 1 साल से ज़्यादा कंपनी के जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म डेट अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा हो तो ये डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। अगर ये इंक्रीज़ होता जा रहा है तो हमें और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंपनी को डेट लेके अपने ऑपरेशंस क्यों सस्टेन करने पड़ रहे हैं। और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये शायद पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस से इनफ कैश जनरेट कर रहा है कि कंपनी अपना लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस कर रहा है। डेट अगर बैलेंस शीट में ज़्यादा हो तो कंपनी का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो जो हमने डेफर्ड इनकम टैक्स एसेट का रीजनिंग समझा था, यहाँ पे सेम अप्लाई होता है। उसके बाद आता है अदर लायबिलिटीज़ टोटल। क्योंकि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट अगर ये सिग्निफिकेंट होता तो आपको एनुअल रिपोर्ट में जाके चेक करना रहता। तो अब हम डिस्कस करते हैं टोटल इक्विटी के बारे में। तो अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर ले तो जो अमाउंट बचता है वो होता है टोटल इक्विटी। यानी कि कंपनी के सारे एसेट्स में से हम ये निकाल दे कि कंपनी दूसरों को कितना ओ करती है, तो जो एंड में बचता है वो जो शेयर होल्डर्स है उनकी ओनरशिप की जो वैल्यू है बुक्स पे, वो अमाउंट बचता है। तो ये जो टोटल इक्विटी है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे पहला है कॉमन स्टॉक, फिर है प्रेफर्ड स्टॉक। अब ये एग्जैक्टली है क्या, और अगर हमें इक्विटी में ये दिख रहा है कि जो कंपनी के स्टॉक के ओनर्स है उनके स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो ये कॉमन स्टॉक में सिर्फ 32.46 तो इतना कम क्यों है और एकदम से कांस्टेंट क्यों है? वेल वो इसीलिए है क्योंकि कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक्स दोनों में कंपनी के जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो रिकॉर्ड होता है। अब जो कंपनी के स्टॉक्स की फेस वैल्यू होती है वो स्टॉक्स के इशू प्राइस पे, यानी कि जो प्राइस पे कंपनी स्टॉक्स इशू कर रही है और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है इससे डिफरेंट होती है। और प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक में डिफरेंस ये है कि अगर कंपनी को किसी को भी पैसे देने होते हैं तो सबसे पहला राइट होता है कंपनी के डेटर्स का, फिर दूसरा राइट आता है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का, और लास्ट में कंपनी जितना पैसा बचता है वो देती है कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। इसीलिए प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफरेंस मिलती है कॉमन स्टॉक होल्डर्स में इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स। तो अगर कंपनी बैंकरप्ट होकर लिक्विडेट हो रही है तो जो कंपनी पैसे रिकवर कर रही है सबसे पहला जाएगा डेटर्स को, फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, एंड लास्ट में जो बच रहा है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जाएगा। अब ये जो प्रायोरिटी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिल रही है इसके अगेंस्ट उनके जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स से यूजुअली कम होते हैं, एंड जो डिविडेंड दोनों क्लासेस ऑफ स्टॉक्स को मिलते हैं वो भी अलग होता है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अदर इक्विटी टोटल। अब कंपनी का जो भी ओवर द इयर्स प्रॉफिट अक्यूमुलेट हुआ होता है वो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सिग्निफिकेंटली एटलीस्ट टिल 2020 तो इकट्ठा हो रहा था। अब अगर ये इकट्ठा हो रहा है तो हमें कंपनी को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप हमें ये डिविडेंड के तौर पे क्यों नहीं दे रहे? क्या ये कंपनी का जनरल पॉलिसी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड शेयर नहीं करती? तो अगर ये अमाउंट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हमें फिर कंपनी को जाके पूछना चाहिए कि आप ये हमें डिविडेंड के फॉर्म में क्यों नहीं दे रहे हो। इसका आंसर कंपनी ज़रूर अपने कॉन कॉल्स में बताएगी। कई कंपनियां होती है कि वो डिविडेंड शेयर करना प्रेफर ही नहीं करती, इसीलिए कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो थोड़े से कम ही रहते हैं।
और अगर ये अक्यूमुलेट हो रहा है तो हमें फर्दर एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या कंपनी के पास फ्यूचर में प्लान्स है कि इतना जो प्रॉफिट वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं वहाँ पे वो री इन्वेस्ट करे और हमारे शेयर होल्डर्स के लिए और प्रॉफिट जनरेट करे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कंपनी हमें ये जो प्रॉफिट्स इकट्ठा हो रहे हैं एज डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। तो ये एनालिसिस हमें आगे जाके करनी है। इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी और बुक वैल्यू। ये दोनों हम वापस से समझेंगे हमारे फाइनेंशियल रेशियोज वाले वीडियो में, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, कैश फ्लो यानी कि कंपनी में एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी में कितना कैश आ रहा है वर्सेस कितना कैश जा रहा है, उसका हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। पर हाउ इज़ दिस एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें भी हम सेल करके कितना पैसा आ रहा है और खर्चे में कितना जा रहा है वही रिकॉर्ड करते हैं। वेल, इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली अक्रूवल बेसिस पे होता है, यानी कि अगर पीएनजी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो एक शैम्पू बेचती है फाइनेंशियल ईयर 20 में और उसका पैसा आता है फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो फाइनेंशियल ईयर 20 में ये जो सेल है वो रिकॉर्ड हो जाएगी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि अक्रूवल बेसिस में जब वो ट्रांजैक्शन अकर होता है तब वो रिकॉर्ड किया जाता है। पर जो कैश फ्लो में ये ट्रांजैक्शन का असर है वो दिखेगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, जब कंपनी को एक्चुअली वो कैश मिल रहा है। तो ये डिफरेंस होता है इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब ये मेथड के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट हम अभी आगे बढ़ेंगे ये समझने के कि कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से कितना कैश आया और कितना गया। फिर सेकंड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी ने अपने प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स में या कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो इन्वेस्टमेंट्स में कितना पैसा गया है। अगर वो कंपनी ने कोई एसेट बेचा और उससे पैसे आए तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। फिर लास्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली अगर हम डेट उठा रहे हैं मार्केट से तो यहाँ पे हमें वो पॉजिटिव कैश फ्लो दिखेगा, अगर हम डेट रीपे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर हम ये पर्टिकुलर कंपनी का देखें तो कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड्स बहुत दे रखे हैं। अब जैसे हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी के पास इतने रिजर्व्स है, कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। वेल, एक्चुअली वो जो रिजर्व्स और कंपनी का जो भी सरप्लस कैश है वो डिविडेंड्स देने के बाद बच रहा है, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ नेगेटिव साइन। तो कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होते हैं उसका आपको यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है कि हम कैश फ्लो के जो भी अमाउंट्स है वो जाके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से कंपेयर करें। तो अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चलो यहाँ पे तो नेगेटिव है, बट अगर इंक्रीज हो रहा होता तो हम फिर जाते बैलेंस शीट में और फिर वहाँ पे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखते कि क्या जो कैश वहाँ पे अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो जो इंक्रीज है क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो जाके हम उसके डिटेल्स चेक करेंगे। हो सकता है डेप्रीशिएशन की वजह से टोटल अमाउंट नील हो रहा है, बट क्या डिटेल में आपको इतना तो दिख रहा है कि जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एसेट रेज हो रहे हैं कि नहीं। फिर हम चेक कर सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है क्या बैलेंस शीट पे जो ये कैश बैलेंस है उससे मैच करती है कि नहीं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दे नॉट एग्जैक्टली मैचिंग, तो ये पॉइंट बन जाता है हमारा एनालिसिस का और हम जाके फिर एनुअल रिपोर्ट में चेक करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है एग्जैक्टली। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपैरिजन पॉइंट है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम इनकम स्टेटमेंट के एबिटा के साथ कंपेयर करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंपेयर करनी चाहिए वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को आपको इनकम स्टेटमेंट के एबिटा के साथ कंपेयर करना चाहिए। ऐसा क्यों? याद है जब हमने पीएनएल डिस्कस किया, पीएनएल के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने ये समझा था कि एबिटा कंपनी के कोर ऑपरेशंस के बाद जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिटरमाइन करती है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी कंपनी के कोर ऑपरेशंस ही होते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्चुअल कैश एक्सपेंस नहीं होता, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो इसीलिए अगर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो ट्रेंड है वो कंपनी के एबिटा के सिमिलर नहीं है, देन दैट रेजेस अ रेड फ्लैग।
अगर कंपनी का एबिटा बढ़ा जा रहा है बट कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी सेल तो कर रही है बट उसके अगेंस्ट कंपनी को पैसे ही नहीं मिल रहे। और ये फैक्ट आप फर्दर टैली कर सकते हो इस बात से कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। तो आप जैसा कि अभी देख सकते हो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो सब इंटरलिंक्ड है, और ऐसे ही हम सारे अमाउंट्स को वेरीफाई कर करके कंपनी में अगर रेड फ्लैग्स है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स है तो वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने समझा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड कैसे करते हैं एंड एक बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस सीखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो हमने ये वीडियो में जो भी स्टॉक्स के नाम लिए हैं दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.